आप बिलीव नहीं करोगे कि एक समय पे जहाँ डेली ट्रांजैक्शंस के लिए इंडियन रुपी का यूज़ होता था, आज उसी देश की करेंसी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी मानी जाती है। अब जब भी एक्सपेंसिव करेंसीज की बात होती है तो अक्सर लोगों के मन में डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसीज का नाम आता है, जबकि इनसे कई गुना महंगी है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, जो है कुवैती दिनार। आज की डेट में एक कुवैती दिनार की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 270 रुपये के अराउंड है, जबकि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर करेंसी डॉलर वो भी सिर्फ 82 रुपये 80 पैसे तक ही पहुंच पाई है। यानी कि कुवैती दिनार डॉलर के कंपैरिजन में 3 गुना महंगी है। अब ये सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, कि आखिर क्या खास है इस कुवैती दिनार के अंदर जो वो इतना महंगी है। तो इसी को आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अब कुवैती दिनार को देखा जाए तो वो करेंसी है कुवैत की, जो कि पर्शियन गल्फ के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर लोकेटेड एक छोटा सा देश है। अब आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि आज से करीब 70-80 साल पहले वहाँ जो करेंसी यूज़ हुआ करती थी वो दरअसल भारत सरकार द्वारा इशू की जाती थी, जिसका नाम था गल्फ रुपी, जो कि दिखने में कुछ ऐसी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अब ये दिखने में काफ़ी हद तक सिमिलर थी उस समय के इंडियन रुपये की। हालांकि इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था, जो ये था कि गल्फ रुपये की जो नंबरिंग है वो हमेशा लेटर Z से स्टार्ट होती थी। अब इस रुपये की जो दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी वो ये थी कि ये रुपी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज़ हो सकती थी एक्सेप्ट इंडिया को छोड़कर। अब यहाँ सवाल है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कुवैत को जो उसे इंडियन गवर्नमेंट की इशू की करेंसी को अपनी कंट्री के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ी। तो इसको जानने के लिए हमें कुवैत के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। अब अगर देखा जाए तो 1763 से लेकर 1961 के टाइम पीरियड तक पर्शियन गल्फ के एरिया के ऊपर ब्रिटिश राज का कंट्रोल था। अब इसी एरिया में एक छोटा सा देश पड़ता है कुवैत। अब क्योंकि उस समय इसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किसी नई करेंसी को लाने के बजाय इंडिया के अंदर जो करेंसी ऑलरेडी इस्तेमाल में थी उसी को यहाँ पर भी यूज़ करने का फैसला किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुवैत के अंदर इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने का जो फैसला था वो दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है और भारत इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जब इंडियन गवर्नमेंट अपनी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री के अंदर इस्तेमाल होते हुए देखती है तो वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के उनको ऐसा करते रहने की परमिशन दे देती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कुवैत और इंडिया दोनों के अंदर सेम इंडियन रुपी यूज़ हो रही थी। अब यहाँ आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कुवैत की जो इकोनॉमी थी वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, क्योंकि यहाँ पर ऑयल बूम नहीं हुआ था। हालांकि देखा जाए तो ऑयल की डिस्कवरी लेट 1930s में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते कुवैत अपना ऑयल बाकी कंट्रीज़ को अभी बेच नहीं पाया था। ऐसा करना उसने कहीं 1960s में स्टार्ट किया था। खैर, हम लोग अपनी कहानी में वापस आते हैं। अब इंडिया को आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, जो कि थी गोल्ड ट्रैफिकिंग की। अब हो क्या रहा था कि गल्फ रीजन में एक बड़े लेवल पे गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलर्स वहाँ से गोल्ड खरीद कर इंडिया में लाकर बेच रहे थे, जिसके बदले में उनको इंडियन रुपी मिल रहे थे, जिसे वो वापस ले जाकर वहाँ पर दूसरी वैल्यूएबल फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करवा रहे थे, जिसका वो अगेन यूज़ कर रहे थे गोल्ड खरीदने में, और फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही थी। अब ऐसा करने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था, जिसको रोकने के लिए आरबीआई एक बहुत बड़ा स्टेप उठाती है। आरबीआई करती क्या है कि वो 1959 में पूरे गल्फ रीजन के लिए एक दूसरी करेंसी को इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम रखा जाता है गल्फ रुपी। अब इस रुपी का इंडियन रुपी में कन्वर्जन रेट 1:1 पे फिक्स किया जाता है। अब इस करेंसी की जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये थी कि पूरे गल्फ रीजन में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती थी एक्सेप्ट इंडिया को छोड़कर। इंडिया में इसका इस्तेमाल अलाउड नहीं था। अब आरबीआई के इस स्टेप से इंडिया को काफ़ी हद तक हेल्प मिली थी इस गोल्ड ट्रैफिकिंग पे रोक लगाने के लिए। अब समय आगे बढ़ता है और साल आता है 1961 का, जब कुवैत को फाइनली ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है। 1963 में कुवैत पहली अरब कंट्री बनती है अपनी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने वाली। अब सिर्फ इतना ही नहीं, 1970s तक कुवैत अपने आप को इतना डेवलप करती है कि वो अपने एरिया में मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बन जाती है। अब यहाँ पर जो एक और बात गौर करने वाली है वो ये है कि अर्ली 1960s में ही कुवैत की गवर्नमेंट ने अपने लिए एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था कुवैती दिनार।
हालांकि इस करेंसी को 1966 तक इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लिया गया था, क्योंकि तब तक गल्फ रुपी ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ समय बाद ही इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बड़े रीजंस की वजह से अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा, जिसका इम्पैक्ट गल्फ रुपी के ऊपर भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई गल्फ कंट्रीज सफ़र हो रही थी। अब इससे रिकवर करने के लिए कई कंट्रीज़ ने अपनी खुद की करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया, जिसमें ओमान, कतर, यूएई जैसी कई कंट्रीज़ ने अपनी खुद की करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस भी किया। अब साल आता है 1975 का, जब कुवैती दिनार के एक्सचेंज रेट को एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स किया जाता है। अब ये एक्सचेंज रेट को फिक्स करने का क्या मतलब होता है? अब दोस्तों, आपको याद होगा कि एक्सचेंज रेट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बात किया था। अब होता क्या है कि एक्सचेंज रेट के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आप अपनी करेंसी को किसी दूसरी फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स कर देते हो। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मेरी खुद की कोई करेंसी है जिसको मैंने डॉलर के साथ फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरी करेंसी इक्वल टू $5। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे डॉलर ऊपर या फिर नीचे जाएगा, वैसे वैसे उसी के रिलेटिव में मेरी करेंसी भी ऊपर या नीचे जाएगी। वहीं अगर बात करें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होती है। अब दोस्तों, यहाँ एक और टाइप होता है एक्सचेंज रेट का, जिसका नाम है मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों का ही मिक्सचर होता है। अब अगर देखा जाए तो 1990s तक इंडियन रुपी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही फॉलो करता था, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया। अब अगर आज के टाइम पे देखें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री या तो फ्लोटिंग या फिर मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, एक्सेप्ट गल्फ कंट्रीज़ को छोड़कर, जो कि अभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही फॉलो करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुवैती दिनार। अब अगर कुवैती दिनार को ही देखें तो उसे एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स कर रखा है। अब दोस्तों, ये बास्केट का मतलब यहाँ ऐसा है कि जिसमें 30% डॉलर है, 20% पाउंड है, ऐसे अलग अलग प्रपोर्शन में कई दूसरी करेंसीज इंक्लूडेड हैं इस बास्केट के अंदर, जिनके साथ कुवैती दिनार को फिक्स कर रखा है। अब यहाँ सवाल है कि आखिर कुवैत ने अभी भी अपनी करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे ही क्यों कर रखा है? इंडिया ने क्यों नहीं किया? इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? तो चलिए इनके फ़ायदे और नुकसान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही देखें तो इसका पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। एक कंट्री के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल होना चाहिए अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। अब यही काफ़ी बड़ा रीज़न था इंडिया के लिए 1990 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे शिफ्ट करने का, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल था उस टाइम पीरियड के अंदर। अब इस सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपनी करेंसी को किसी दूसरी फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स कर लेते हो तो आपकी इकोनॉमी उस दूसरी करेंसी की इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारी इंडियन रुपी डॉलर के साथ फिक्स्ड है। अगर कल कोई यूएस के अंदर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। इसी रीज़न के चलते कुवैत ने अपनी करेंसी को किसी एक करेंसी के बजाय बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स कर रखा है। अब अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को देखें तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर इकोनॉमी ख़राब चल रही है तो इस पर कंट्रोल पाने के लिए सेंट्रल बैंक खुद से आगे बढ़कर कई एक्शंस ले सकता है। वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर सकता है, यहाँ तक कि करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है कंट्री के अंदर ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। लेकिन यही सेम चीज़ें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी गल्फ कंट्रीज़ ने अभी भी अपनी करेंसी को फिक्स क्यों कर रखा है? तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली ऑयल के ऊपर बेस्ड है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अगर ये कंट्रीज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर ऑपरेट करने लगे तो ऑयल की सप्लाई और डिमांड में फ्लक्चुएशन की वजह से इनकी करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगी, जो कि किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता। इसीलिए वो अभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। अब देखा जाए तो कुवैत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑयल बेचकर अच्छा खासा USD इकट्ठा कर रखा है।
तो वो ईजिली अपनी वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 5 ऐसे मेजर फैक्टर्स बताए थे जिनकी वजह से किसी भी करेंसी की वैल्यू ऊपर या फिर नीचे होती है। उसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, जो कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है कुवैती दिनार के इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होने में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में किसी भी कंट्री के करेंसी के इनफ्लो और आउटफ्लो के बैलेंस को दर्शाता है। अब अगर कुवैत को देखें तो इनका मनी का आउटफ्लो इतना ज़्यादा नहीं है जितना इनका मनी का इनफ्लो है, क्योंकि काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स इनकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कई कंट्रीज़ इनसे ऑयल इंपोर्ट करती है, जिससे इनका मनी का जो इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू मनी का आउटफ्लो, जिसकी वजह से इनकी जो करेंसी है कुवैती दिनार, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी करेंसी की वैल्यू को देखकर आप उसकी इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। यानी कि अगर किसी कंट्री की करेंसी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है या फिर एक्सपेंसिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है। फॉर एग्जांपल कुवैती दिनार सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुवैत सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी वाला देश है, जबकि इकोनॉमी के टर्म्स में देखा जाए तो यूएस नंबर 1 पोजीशन पे आती है। खैर आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। बाकी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहोगे वो भी आप कमेंट कर सकते हो।